तो जो लोगों ने प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट किए, कई क्या होता है, कुछ कुछ मैं ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा. देयर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सबमिटेड इट, सो उनको तो सबमिट करना ही चाहिए. जो लोगों ने सबमिट किया है उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इन जनरल, so since there is an assignment, so what they do, they get a copy from a friend and they just copy it and submit it. तो ऐसा करने से क्या होगा, असाइनमेंट तो तुम्हारा सबमिट हो गया, बट जब भी टीचर देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि बिकॉज देयर आर वन मिस्टेक इन वन असाइनमेंट एंड यू विल फाइंड एवरीबॉडी इज डूइंग सेम मिस्टेक. सो इट इज नॉट पॉसिबल. अगर हम अपने आप से सोचें तो ऐसा नहीं हो सकता कि सब कोई वही मिस्टेक करेगा. तो ये पता चल जाता है कि ये बच्चों ने कॉपी कर लिया एक दूसरे से. कॉपी हर बार बच्चे करते हैं, लेकिन कॉपी करने से क्या होगा, जो न्यूमेरिकल असाइनमेंट से जो तुमको फायदा होना चाहिए, जो तुमने कॉन्सेप्ट अभी तक लेक्चर्स में सुने हैं, उनको तुमको अप्लाई करने का मौका होता है, सोचने का मौका होता है. देयर आर सम प्रॉब्लम्स व्हिच आर कॉल्ड ओपन एंडेड प्रॉब्लम. जैसे हम लोग का प्रॉब्लम 1 है, इसमें ये जो लास्ट की चीज बोला, इट इज लाइक एन ओपन एंडेड प्रॉब्लम. एक होता है कि हमने कुछ दिया और यू अप्लाई डायरेक्ट अप्लाई ए फॉर्मूला एंड यू गेट द नंबर, यू आर डन. देयर इज सम प्रॉब्लम व्हिच अलाउ यू टू थिंक. जैसे कि ये हम लोग फिजिक्स का बात कर रहे हैं, बाकी चीजें पढ़ें तो हम कभी कुछ कहानी पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, कुछ ऐसी पोस्टर देखते हैं, कुछ ऐसी पिक्चर देखते हैं, सो इट ट्रिगर योर थिंकिंग. सो होल आइडिया ऑफ टीचिंग, जब भी हम कुछ भी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो उसका बेसिक आइडिया होता है कि उसकी खुद की सोच, उसकी खुद की समझ डेवलप हो, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, उसको ये लगे कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे सोचे, वो सवाल करे. और सवाल सिर्फ साइंस के ही नहीं, जिंदगी में भी सवाल उठाए, जहाँ पे कुछ चीजें उसके साथ गलत हो रही, कुछ चीजें जबरदस्ती हो रही, कुछ हमारे आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो हम उन चीजों के प्रति सवाल उठा पाए. इसलिए हम ये सारे जो भी हम ओवरऑल टीचिंग करते हैं, टीचिंग के बाद टीचिंग करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसका ओवरऑल मोटिव यही होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को उनकी खुद की सोचने की क्षमता बढ़े, उनको खुद चीजों को समझने का एक अपना व्यू बने. तो अगर हम किसी का असाइनमेंट कॉपी करके जमा कर देंगे, so it will give a wrong practice. Whenever you get an assignment in your life, you will look forward a copy. You will look forward what others are doing. You will not try your own attempt. तो ये क्या होता है, छोटी छोटी चीजें वो प्रैक्टिस में हमको ऐसे बना देती हैं कि हम फिर हमेशा उन्हीं सब चीजों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं. इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी से कुछ सीखने में प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी को ब्लाइंडली कॉपी करना कभी भी अच्छा नहीं है. सो सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस जो लोग ऐसे करते हैं वो कॉपी कैट बन जाते हैं. कॉपी कैट बनने से क्या होता है, उनको जिंदगी में जब उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं, एवरीबॉडी इज यूनिक. इफ यू लुक टुवर्ड्स द वर्ल्ड यू विल फाइंड एवरीवन. हम लोग एक दूसरे जैसे हैं, लेकिन हम लोग सब लोग एक दूसरे से अलग हैं. ऐसे ही हर किसी की लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी की लाइफ के जो इश्यूज हैं, दे आर यूनिक. So you may learn from others. That is why we are taught history and all other subjects. It's because we can learn from others. But if we copy from others, it is going to, it cannot be a solution. हर किसी प्रॉब्लम का एक अपना सोल्यूशन है. तो ये जो छोटे छोटे एटीट्यूड्स बनते हैं कि हमने सारे असाइनमेंट किसी से कॉपी करके सबमिट कर दिए, हमने कुछ काम करना है, हम कुछ कर दिए, तो वो हमारा लाइफ का एटीट्यूड बन जाता है. अगले 4, 5, 10 सालों में हम वैसे ही चीज बन जाते हैं. जब भी हमको कुछ असाइनमेंट मिलता है, जैसे तुम अभी बीटेक करने के बाद कहीं जॉब करने जाओगे, यू विल बी वर्किंग इन अ कंपनी, यू विल बी वर्किंग फॉर एन फर्म एंड यू विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ असाइनमेंट्स. सो एट दैट टाइम आल्सो दिस आइडिया विल कम, कहीं से मिल जाए कॉपी कर ले. तो ये अच्छा एटीट्यूड नहीं है. वी शुड ट्राई टू अवॉइड. यू ट्राई टू योर ओन, तब तुमको प्रॉब्लम आएगा. जब हम सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, जब हम पढ़ेंगे नहीं, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. नो स्टडी नो प्रॉब्लम, नो स्टडी नो कंफ्यूजन. तो कंफ्यूजन प्रॉब्लम सब आता है जब हम उसको अटेम्प्ट करते हैं. बट वंस देयर इज अ प्रॉब्लम,
you identify this is the problem, then you get the solution. तो जो उसका खुशी है वो खुशी और कहीं से नहीं हो सकता। ऐसे हम कभी कोई सवाल लगाने बैठते हैं एंड 10+2 तक तुम लोगों ने पढ़ा है, तो कई बार ऐसे होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसा सॉल्व करते हैं तो तुमको खुशी मिलती है। जैसे जो साइंटिस्ट है, जो लोग रिसर्च लैब में काम करते हैं, दे वर्क ऑन द प्रॉब्लम्स बिकॉज रिसर्च इज समथिंग where you don't know the answer. Like in today's world, when we are talking about things, we have climate change. There are a lot of issues at present time. जैसे कोरोना आया, तो अगर सारे साइंटिस्ट कॉपी कैट होते तो फिर वो कुछ बना नहीं पाते। वो सोचते कि उनका वैक्सीन ले लें, इनका वैक्सीन ले लें। तो इसलिए हमको एक अपना ऑथेंटिक आइडेंटिटी डेवलप करना होता है। वी शुड ट्राई टू डू आवर ओन थिंग्स। ठीक है, ये असाइनमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज तुम पढ़ रहे हो, तुमने कहीं से देख लिया, कर लिया, हो गया। लेकिन इफ यू कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस, this will reflect in your personality later on. When you have a real assignment in your life, then there will be no copy for available which you can copy. You have to develop your things and तो उस टाइम ऐसे लगता है। तो पहले तो चीज ये कि ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इनको ऐसे करने का कोशिश करो। मैं तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तुम लोगों से कुछ बड़ा हूँ। मैंने अभी तुम लोगों से, तुम लोग जिस फेज में हो उस फेज से मैं कहीं पार हो चुका हूँ। सो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस में। ऐसे कोई तुमको फर्जी का ज्ञान बांटने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट यू विल रियलाइज इट लेटर ऑन। तो एक तो ये हो गया। सेकेंड चीज ये कि जब हम फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी कंसर्न अबाउट यूनिट्स। कि जैसे मैं तुमको बोलूं कि जैसे बचपन में बहुत छोटे छोटे सवाल पढ़ाए जाते हैं, जोड़ घटाना जब सिखाया जाता है तो हम बोलते हैं कि सिमिलर चीजों को ही घटा सकते हैं। अगर हम किसी से बोले कि किसी के पास 2 गाय है 4 बैल है, तो उनको जोड़ के हम ऐसा नहीं कर सकते 6 गाय या 6 बैल बोल रहे, 2 गाय प्लस 4 बैल ऐसे बोलना पड़ेगा। ऐसे ही हम जो डिफरेंट यूनिट्स की चीजें हैं उनको जोड़ घटाया करेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। सो लाइक if you see the problem, this question, third number question, it looks very trivial and everybody has solved it. Most of the people have, so those who have submitted, they have solved it. And what I feel, first thing is usual band gap is given, and it is asking ratio of band gap to KT for silicon at room temperature. So it is very trivial as it seems कि अगर हमको बैंड गैप क्या होता है, एनर्जी होता है, KT क्या है, इसका अगर हम लोग यूनिट कैलकुलेट करें, दिस इज आल्सो एनर्जी। सो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है और जब हम KT का वैल्यू रख रहे हैं तो वी हैव टू बी कंसर्न कि जब हम Eg/KT कर रहे हैं तो जो KT का वैल्यू हो वो तो या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो या तो फिर इसको हम लोग जूल में बदलें। अगर हम इसका जो के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसका हम नॉर्मल वैल्यू इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो हमको कुछ नंबर मिलेगा, बट दैट नंबर इज इट हैज सम यूनिट। जैसे हम लोग तुम लोगों ने 10+2 में या 9 से या पहले से ही पढ़ने लगते हैं यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज MKS स्टैंडर्ड यूनिट, SI यूनिट्स ऐसे बोलते हैं, CGS यूनिट, अलग अलग जगह के अलग अलग यूनिट्स है। जैसे हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड ये यूनिट काम करते हैं। और अभी थोड़ा सा ये हो गया कि दुनिया में एक सिमिलर यूनिट का पैटर्न डेवलप किया गया, अदरवाइज इट वाज ए ग्रेट प्रॉब्लम। अगर तुम अपने बाबा दादी ऐसे लोगों से, बूढ़े लोगों से पूछोगे तो पहले हम लोग के यहाँ का पूरा अलग यूनिट सिस्टम होता था। तौलने के लिए कुछ मास से अढ़ैया पता नहीं क्या क्या ऐसे नाम होते थे, एंड दे यूज्ड टू बी डिफरेंट कन्वेंशंस। बट लेटर ऑन जो साइंटिफिक कम्युनिटी क्या कहें, तो जो साइंटिफिक रेशनैलिटी के साथ सोचते हैं उन लोगों ने इसको रियलाइज किया कि अगर हम बहुत अलग अलग यूनिट बनाएंगे तो एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। लाइक इफ वी आर टॉकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस देन वी कैनॉट कम्युनिकेट। सिमिलरली इफ वी हैव एन स्टैंडर्ड यूनिट तो ठीक, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो पहले अलग अलग राजा होते थे, अलग अलग लोग होते थे, वो लोग अलग अलग यूनिट बनाते थे, अलग अलग सिक्का चलाते थे।
अभी भी है, देशों की अलग अलग करेंसी होती है, बट always we need to find a conversion formula, and it is good if we have a common language for that, if we have a common standard unit for it. किसी को टाइम पूछे तो टाइम बता पाए, किसी का वेट पूछे तो हम जान पाए कितना वेट है। ऐसे लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया, उसको हम लोग एसआई यूनिट्स बोलते हैं। पूरा बड़ा सा ग्रुप है, रिसर्च करते हैं लोग इसके लिए कि हम उसको प्रॉपरली डिफाइन करें, ऐसा नंबर डिफाइन करें कि वो चेंज ना हो या वो स्टैंडर्ड नंबर हो, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। इसलिए unit or uniformity is very important. So when we are solving numerical problems, we should be very alert, very concerned कि there is an unit match हो रहा है कि नहीं, कि अगर हम सेम यूनिट की चीजों को जोड़ेंगे घटाएंगे तब जोड़ घटा सकते हैं, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं then also we have to be concerned about it. So in general, जैसे अब यहाँ पे हम जब रेशियो निकाल रहे हैं थर्ड प्रॉब्लम में, तो बैंड गैप इज आल्सो एनर्जी, केटी इज आल्सो, केटी का भी यूनिट एनर्जी में है, जूल है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करें, या तो फिर हम जो केटी का वैल्यू है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, यू कैन फाइंड इट ऑन इंटरनेट आल्सो, इवन योर साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है ना, उसका जो बैक पेज है उस पर देखोगे तो काफी सारा चीजें लिखी है, या तुमको उसके साथ मैनुअल मिला होगा, तो इट कैन रिमेम्बर अ लॉट ऑफ यूनिट कन्वर्जन, इट कैन डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो एक तो चीज ये हो गया कि जब हम कुछ ऐसे करें तो यूनिट का ध्यान रखें। फिर जब हम आंसर लिखते हैं तो हम उसका यूनिट लिखें। जैसे कई सारे बच्चों ने EG/kT को, एक बच्चे ने लिख दिया टी इन केल्विन, यूनिट लिख दिया उसका केल्विन, तो उसका यूनिट कुछ नहीं होगा। जब हम एनर्जी को एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो दिस विल बिकम यूनिट। बट समटाइम्स देयर इज सम रेशियोज वेयर यू हैव एन यूनिट, सो यू हैव, जैसे कि हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिवाइड करते हैं, ऐसे ही हम लोग उस भिन्न में जो उसका यूनिट होगा उसको प्रॉपरली लिखना होता है। फिजिक्स में जैसे हम तुमसे कुछ भी पूछ रहे हैं, अगर तुम उसका यूनिट नहीं बताया, तुमने बोला मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा हाइट कितना है, तुमने बोल दिया 150, तो मैं क्या समझूंगा? अगर तुम उसके आगे सेंटीमीटर नहीं बताओगे so your answer is incomplete, it doesn't convey anything, so you have to say this is 150 centimeter. Then तो कुछ कुछ यूनिट्स के कन्वेंशन होते हैं, ये जब फिजिक्स पढ़ने बैठोगे, जब 9th से ही तभी से ही तुमको सिखाया जाता है व्हाट आर सिग्निफिकेंट नंबर, व्हाट आर यूनिट्स, सो ऑल दैट थिंग्स एट दैट टाइम मे बी यू फील इट इज समथिंग you have to mug up and all, but later on you can realize this is very important. So whenever you are solving a numerical problem, you should be very concerned about it. So that is one thing. So जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ये तुम्हारे फीडबैक, जो तुम्हारा असाइनमेंट के सबमिशंस आए हैं उसके बेसिस पे ये मैं उसको फीडबैक देने का कोशिश कर रहा हूँ। So it is not because there are people who have attempted problems and there is a solution. कुछ प्रॉब्लम होगा, गलती हो सकता है। ऐसे ही जैसे ये 6 नंबर प्रॉब्लम है, कल जब ट्यूटोरियल मैंने किया, सो पूर्वा आस्क्ड कि शी हैज ट्राइड, बट उसने क्या किया, उसने फॉर्मूला में एक एक्स्ट्रा टर्म ईवी लिख दिया। काफी सारे बच्चों ने जिसको खुद से बाद में सॉल्व किया है तो उन्होंने ईवी नहीं लिखा है, बट देयर आर पीपल हु मे हैव आस्क्ड हर, उसका ट्यूटोरियल उससे मांगा होगा और फिर उसको कॉपी करके सबमिट कर दिया। सो दे जस्ट कॉपीड होल थिंग। सो कॉपी करने वाले क्या होते हैं, कॉपी करने में प्रॉब्लम कभी कभी क्या होता है ना, जब हम कभी कुछ कॉपी करते हैं तो दिस इज नॉट एन इशू दैट इफ यू आस्क असाइनमेंट फ्रॉम ए फ्रेंड कि उसने कैसे सॉल्व किया, अगर तुम उससे पूछते हो इट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट यू मस्ट अप्लाई योर ओन माइंड कि उसने कुछ गलती किया है तो मैं गलती खुद से ना करूं। तो ये होना चाहिए। So there are many people who have submitted the 6 number problem and they have repeated the same mistake, but there are people who have solved it properly. So it is good when you apply your mind, then you do it things properly, because
You are writing 4-5 pages and doing everything. Just keeping your mind off, it doesn't help. So your work is like labor work. लेबर की तरह जैसे काम करते हैं, जो लेबर वर्क होता है या फिजिकल वर्क होता है जिसमें हम कई बार दिमाग नहीं लगाते. तो फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क बोथ आर इम्पोर्टेंट, बट दुनिया हमारा ऐसा है. जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये फिजिकल वर्क हैज नथिंग टू डू. लाइक तुमने एक असाइनमेंट 4 पेज बना के सबमिट कर दिया, तो उसका बस फायदा यही दिखेगा कि यहाँ मुझे गूगल क्लासरूम में दिखेगा कि हाँ इस बच्चे ने समझ किया. और इन असेसमेंट इन क्लास आई एम क्वाइट लिबरल. आई डोंट, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ. तुम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो, तुम लोग एक डिग्री कर रहे हो, तुम लोग खुद ही बड़े हो, अपनी जिम्मेदारी अभी खुद से लेना होगा. ऐसा समय है. और अगर तुमको अभी से नहीं सिखाया जाएगा, अभी से अगर हमेशा स्पून फीडिंग किया जाएगा, तो बच्चे वो डिपेंडेंट हो जाते हैं. सो इट इज नॉट गुड. जब तुम स्कूल में थे तो टीचर तुमको डांट के पढ़ाते थे, मम्मी पापा डांट के होमवर्क कराते थे. At that time it was important, but now when you are in a university, you are pursuing a degree, you have to take your responsibilities. So like in case of attendance, in case of assignments, मैं जैसे तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, क्लास में 51 बच्चे हैं. अगर मैं चाहता हूँ कि आखिरी बच्चे तक मेरी बात पहुंचे, सारे बच्चों को समझ में आए, जिसको समझ नहीं आ रहा है वो मेरे पास आए. ऐसा हम लोग जब पढ़ते थे, टीचर्स वर नॉट दैट एक्सेसिबल फॉर मी. लेकिन जब हायर क्लासेस में गए, एमएससी में पढ़ा, तो वहां पे ऐसे बहुत सारे टीचर्स थे जिनके पास, इनके केबिन में कभी भी जा सकते, उनसे बात कर सकते थे. तो ये रियलाइज होता है कि अगर हमारे लिए टीचर एक्सेसिबल है तो ये अच्छा बात है, उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हारे पास टीचर्स एक्सेसिबल है. देयर कुड बी किसी को कोई टीचर ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को कोई टीचर लगता है कि ये अच्छा नहीं है. लेकिन जब हम किसी को अच्छा नहीं मानते तो उनसे कुछ सीख नहीं पाते. तो ओवरऑल सीखना होता है. एंड इफ देयर आर पीपल हु आर अवेलेबल, दे आर वर्किंग फॉर यू, सो यू टेक बेस्ट ऑफ इट एंड ट्राई टू लर्न थिंग्स. सो ये जो है अच्छा चीज है कि हम पूछें. प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम ऐसा, कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें ऐसे थे जो इतना आसान नहीं, इतना सिंपली नहीं हो सकते. सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, यू जस्ट डोंट कॉपी फ्रॉम ए फ्रेंड एंड सबमिट इट. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू आस्क. इफ आई एम नॉट टेलिंग यू, तब तो प्रॉब्लम हो सकता है. तो तुम अगर कुछ पूछोगे नहीं तो क्या होगा? कोर्स तो पास हो जाते हैं, सारे कोर्सेज पास हो जाते हैं. In general, if you are sincere enough, it is not difficult to pass a course. But course का आउटकम ये होता है कि हम बहुत सारे क्लासेस पढ़ते हैं, कोर्सेज पढ़ते हैं, बट लेटर ऑन जब हम बड़े होते हैं, जब हम कहीं जॉब करने जाते हैं या कुछ और करते हैं, तो एट दैट टाइम यू रिमेम्बर थिंग्स. टीचर्स छोटी छोटी जो बातें बताते हैं वो कहीं ना कहीं मैटर करती है. तो इसलिए ट्राई टू पार्टिसिपेट होल हार्टेडली. मतलब थोड़ा मन लगा के पढ़ने का कोशिश करो, किसी का कॉपी पेस्ट करके करने से. और ये सारे प्रॉब्लम जैसे हम लोगों ने शुरू में ही बात किया, तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो सॉल्यूशंस हैं, दे आर रियलिस्टिक. ये नंबर कहीं पर से कुछ भी रैंडम नंबर नहीं लिए जाते हैं. तो जब तुम्हारा ये फॉर्म आंसर आएगा, तो जो जिसको पता है वो तुम्हारा आंसर देख के ही जान जाएगा कि इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है. खासकर जैसे अभी मैंने ये तुमको जब प्रॉब्लम दिया तो मैंने इसके सॉल्यूशंस तुमको नहीं दिए, आंसर नहीं बताया. सो ऐसा हो सकता है कि कई बार तुम सॉल्व करो, फिर तुम सोचो कि इसमें आंसर क्या होगा. दिस कुड बी ए प्रॉब्लम. बट जैसे हम लोग फर्मी लेवल का बात कर रहे हैं, जैसे हम कुछ नंबर की बात कर रहे हैं, तो जो नंबर आएंगे उस नंबर से तुमको आइडिया हो जाएगा कि ये नंबर रियलिस्टिक नंबर है कि नहीं. अगर किसी का सोचो बैंड गैप 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये बोला गया कि ये इंट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे स्पेक्ट्रम मास दिया हुआ है, तो ओवरऑल क्या होगा कि जब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो ये पास में ही कहीं पे नंबर आएगा, बीच में जो मिडिल है उसका, उसी के आसपास नंबर आएगा. तो व्हेन यू कैलकुलेट, अगर तुमने कहीं पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर दी होगी, तो जब आंसर आएगा तो तुमको पता चल जाएगा नहीं
इतना अलग तो नहीं हो सकता। तो ऐसे कुछ एस्टिमेट होता है, ये इंटेलिजेंट एस्टिमेट होता है। और तो ये तो मेरा फीडबैक था। जिन लोगों ने सबमिट नहीं किया है उन लोगों को मैं ये कहूंगा कि तुम लोग ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। यू कैन आस्क फ्रॉम योर फ्रेंड्स कि उन्होंने क्या सबमिट किया है, बट अगर तुमको वो समझ नहीं आ रहा है देन यू शुड ऑलवेज ट्राई टू। अभी यहाँ पे इस स्टेज पे किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन के बारे में किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिस के लिए वो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वी कैन डिस्कस दैट प्रॉब्लम। अगर किसी को इस सेट में किसी क्वेश्चन के बारे में कुछ पूछना है, इफ यू हैव सम फीडबैक, इफ यू वांट टू से समथिंग, देन यू आर मोस्ट वेलकम। सर हाँ बोलो सर। ये क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सर यहाँ पे हम लोग E मिनिमम इक्वल टू hc बाय लैम्डा नहीं लगा सकते हैं क्या? जैसे क्या हो रहा है इसमें, पीएन जंक्शन दिया गया है, ये तो हाइट तो हो गया होगा, ये तो सिंपल फॉर्मूला। यस सर। What should be the minimum energy of kinetic energy of conduction electron which can diffuse from n side to p side? तो क्या हो गया, जो ये पोटेंशियल बैरियर आया, मतलब ये अब कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इस पोटेंशियल बैरियर को पार करना चाहता है, तो पहले पार्ट में हम लोगों ने पोटेंशियल बैरियर निकाले, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म तुमने पढ़ा होगा 10+2 में, तो उसी तरह से हम लोग इसको समझें कि एक पोटेंशियल बैरियर पता चल गया। अब ये बोल रहा है कि कितना इसको एनर्जी चाहिए कि वो उस बैरियर की जो एनर्जी है उसको पार कर पाए। तो ये जो हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर है, उसी से हम उसकी कुछ एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और यू विल गेट एन आइडिया कि इतना काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन के पास हो, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो गया, उसकी वो एनर्जी हो गया उस पोटेंशियल बैरियर को पार कर पाए। तो इसको कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया है और मुझे लग रहा है, मैंने देखा तो मुझे ठीक ही लग रहा था। तो तुमने वैसे तुम्हारा असाइनमेंट मैंने देखा, तुमने लगभग सारे क्वेश्चन ठीक से ही किए हैं। अभी जो दूसरा सेट प्रॉब्लम मैंने ढूंढा है, मतलब तो उसमें सबके आंसर भी लिखे हुए हैं ऑलरेडी। तो इसमें क्या है, यूनिट दिया हुआ है, उसके साथ फॉर्मूला दिया हुआ है, यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। इसमें आंसर भी दिया हुआ है, सो वी कैन डिस्कस ऑल प्रॉब्लम वन बाय वन एंड इसको भी, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। एंड इसको बोलो तो मैं असाइनमेंट बनाऊं, अदरवाइज वैसे इट इज गुड इफ यू सॉल्व इट देन सॉल्व इट एंड शेयर। तो आई विल से मेक इट एन असाइनमेंट और तुम लोग इसको अपने हिसाब से देखना, टाइम निकाल के सॉल्व करना, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने बोला था कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने से न्यूमेरिकल ज्यादा प्रॉब्लम्स, तो इसी वजह से हम लोगों ने सब एफर्ट किया है कि वी ट्राई टू पुट मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्योंकि जो आगे की यूनिट्स हैं उसमें शायद बहुत न्यूमेरिकल नहीं है, वो थोड़ा सा ज्यादा एप्लीकेशन नेचर में है। तो अभी हम लोगों ने इसमें काफी सारे यूनिट 1 और यूनिट 2 में काफी सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं। तो ये सीट भी तुम्हारे साथ मैं गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। सो आई विल रीड वन बाय वन ऑल प्रॉब्लम्स एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। और जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये सारे फॉर्मूलेज जो भी इसमें दिखे, ये सारे फॉर्मूलेज हम लोगों ने डिस्कस किए कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे। So you just need to put these values there and you can even this time you can verify your answer, you're getting that answer or not. If you don't get the answer, you ask me, I will post solution of that. लेकिन पहले खुद से ट्राई करो। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कॉपी का प्रैक्टिस इज नॉट गुड। यू डोंट कॉपी असाइनमेंट फ्रॉम एनीबॉडी, बट यू कैन कंसल्ट, यू कैन डिस्कस विद ईच अदर, एक साथ मिलके सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ऐसा अकेले समझ में नहीं आता है, ग्रुप में समझ में आता है। तो ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप में कम्युनिकेशन, इट इज ओके, इट इज वेरी गुड, इट इज अ गुड हैबिट, बट ट्राई टू ब्लाइंडली किसी का असाइनमेंट कॉपी करके सबमिट करने से कुछ सीखते नहीं, इसलिए मैं उसका अवॉइड करने का कोशिश करूँ।
तो जैसे पहला प्रॉब्लम बोले तो बोला इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ इफेक्टिव मास ऑफ होल। जैसे पहला प्रॉब्लम जो हम लोगों ने उस असाइनमेंट में दिया तो उसमें 6 टाइम था, तो ये 2 टाइम्स। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ Fermi level in intrinsic semiconductor from the center of forbidden gap at the room temperature। अब इसमें देखो क्या है, MH और ME का तो दिया हुआ है, बैंड गैप भी नहीं दिया हुआ है, और बोल रहे कि ये बताओ सेंटर ऑफ द फॉरबिडन गैप, मतलब सेंटर फॉरबिडन गैप यही कह देंगे ना, जो EC EV/2 है यही सेंटर ऑफ द फॉरबिडन गैप है। EG/2 इसको लिखते हैं, EG/2 मतलब सेंटर ऑफ फॉरबिडन गैप का सेंटर बीच में हो गया। This term you use this formula or you use EG/2। EG/2 is like we don't need to have that value, we just want EF minus EG/2। तो ये जो टर्म का वैल्यू आएगा यही वैल्यू बोल देगा कि सेंटर ऑफ फॉरबिडन। एक्चुअली ये तो सेंटर ऑफ बैंड गैप के बीच का होता ही है, यही एक एक्स्ट्रा टर्म है जो उसको थोड़ा इधर उधर करता है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर 0 हो जाए तो ये टर्म 0 हो जाए, बैंड गैप के बीचों बीच में ही फर्मी लेवल हो जाए। टेम्परेचर जब बढ़ा देते हैं तो इस टर्म की वजह से कुछ एक्स्ट्रा है, तो हमको बेसिकली ये टर्म कैलकुलेट करना है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कुछ ये आएगी एंड बोलेगा कि इट इज बिलो द सेंटर ऑफ फॉरबिडन गैप। ये वैल्यू या तो नेगेटिव आती है क्योंकि इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है 2 times of effective mass of hole, तो Me is 2 times, so it will be 1/2। 1/2 मतलब log का वैल्यू अगर 1 से कम है तो माइनस हो जाता है। तो अभी तक मैं दूसरा प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड ऑफ अ सेमीकंडक्टर बिकम्स 2 times the number of at room temperature given एनर्जी गैप दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले समझते हैं क्या बोल रहे हैं कि किस टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में है वो रूम टेम्परेचर पे जितने होते हैं उसके 20 गुना हो जाएंगे। तो पहले तो हम क्या कर लें कि रूम टेम्परेचर के का वैल्यू दिया हुआ है, एनर्जी गैप दिया हुआ है, रूम टेम्परेचर पे हम कैलकुलेट कर लें और फिर उसका 20 टाइम्स करके टी कैलकुलेट कर लें बैक। कैलकुलेट टी बैक, यू विल गेट this is the number, this is at this temperature it will become 20 times। तो इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, यही फॉर्मूला है। then this is the third problem, calculate the electron hole concentration in p-type semiconductor if the acceptor density is this and intrinsic concentration is this। इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन पूछ रहा है, एक्सेप्टर का डेंसिटी दिया है और इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो इसमें बेसिकली एक्सेप्टर डेंसिटी मतलब एक्सेप्टर क्या होता है, NH दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन लिखा हुआ है बट इलेक्ट्रॉन होल नहीं, क्योंकि एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर मतलब एक्सेप्ट कर रहा है जो, तो हो गया दिस इज फॉर होल कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो हमको इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकालना है, तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, यू गेट दैट सॉल्यूशन। ठीक है, फिर देयर इज अ फोर्थ प्रॉब्लम, फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद गैप विड्थ मतलब बैंड गैप इतना दिया हुआ है। सेमीकंडक्टर कैसे है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो बोला कि इलेक्ट्रॉन और होल का डेंसिटी बताओ। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होल का डेंसिटी बराबर होता है, सो वी यूज दिस फॉर्मूला। इसमें ये दोनों का कॉमन होता है, बैंड गैप से सिर्फ हो जाता है, सो दिस इज बैंड गैप, यू नो बैंड गैप एंड यू जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यूज देयर। लेकिन इसमें देखो एक प्रॉब्लम है, Me और MH दिया ही नहीं, कैसे इसको सॉल्व कर लेंगे कि इसमें क्या करना है कि जब Me और MH नहीं दिया हुआ है, सो फॉर बोथ यू पुट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम, यू कैन पुट दैट नंबर बट आइडियली शुड बी गिवन। इफ इट इज नॉट गिवन देन वी कैन पुट दैट वैल्यू, काम चलाओ कर सकते हैं।
और फिर ये देखना क्या ये नंबर मैच कर रहा है, अगर नहीं मैच करेगा तो बताना। देन दिस इज फिफ्थ प्रॉब्लम, यू सी दिस इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बैंड गैप दिया है, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। तो जो इसमें यमी है बेसिकली ये यमी स्टार है, जो यम है ये यमी है मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमएच है ये एमएच स्टार मतलब होल का इफेक्टिव मास, दिस यम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, इसमें सब कुछ दिया हुआ। सो ये जस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि हम मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे तो तुमको ये सब थोड़ा सा इजी हो जाएगा, फॉर्मूला तुमको याद हो जाएंगे। देन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक लेवल एंड फर्मी लेवल, मतलब इंट्रिंसिक लेवल मतलब इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल होता है और इंट्रिंसिक फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फाइंड द, तो जो ये बोल रहा है बेसिकली पहला प्रॉब्लम जो था जिसमें ये बोल रहा था कि इंट्रिंसिक लेवल बोल दे रहा है इसको, ये मतलब मिडिल ऑफ द बैंड गैप, मिडिल ऑफ द बैंड गैप पे और उसका फर्मी लेवल कितना डिफरेंस हो जाएगा। तो इसमें एमई एमएच भी दिया हुआ है और टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बेसिकली इसमें यही जो थर्ड टर्म होता है इसी को कैलकुलेट करना है, यही तुमको एफ और ई आई ये हो गया, ई आई मतलब ये बोल दे रहा है फर्मी लेवल क्या, तो है तो ये भी इंट्रिंसिक बट एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे वो जो बैंड गैप के बीच में होता है, तो दैट थिंग इज तो क्वेश्चन को थोड़ा डिकोड करना होता है और क्या पूछ रहा है और जो उसने दिया है उसी में से हमको आंसर फिट करना होता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ विद द लैंग्वेज, वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट इट। कुछ क्वेश्चन नहीं मैच कर रहा है तो तुम उसको बताना, इसमें ये नंबर सबमिट करना है। In the electrical conductivity and resistivity of germanium doped with phosphorus atom at room temperature with following data, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, होल कंसंट्रेशन, म्यू क्या होता है, ये मोबिलिटी होता है। हम लोग अगर याद करो तो जो 31 पेज का सेमीकंडक्टर का डॉक्यूमेंट शेयर किया गया उसमें हम लोगों ने शुरू पे ये बात किया है। सो दिस इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मोबिलिटी ऑफ, दोनों में ही म्यू ही लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन है एक होल है, दिस इज म्यू ई दिस इज म्यू एच, so one is electron mobility, another is hole mobility at room temperature with the following data। तो इसमें NeNH है, ऐसे ही म्यू ई म्यू एच है, ये इसको करेक्ट कर लेना। फिर दिस इज द फॉर्मूला, इससे कंडक्टिविटी निकलेगा, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे का उल्टा होता है तो ये रेजिस्टिविटी निकाल देंगे। So there is a formula, there is solution, so you can calculate both। हर जगह देखो यूनिट लिखा जाता है, ये ओम मीटर है, ये ओम का इनवर्स होता है, ओम मतलब ओम का उल्टा, ओम का मीटर। तो फिर दिस इज अनदर क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द करंट प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल जर्मेनियम प्लेट of area 1 centimeter square and a thickness 0.3 millimeter। ये करंट पूछ रहा है स्मॉल जर्मेनियम प्लेट में, उसका एरिया दिया है, थिकनेस दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट अप्लाइड किया गया है, गिवन द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन जर्मेनियम, और मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन और होल का मोबिलिटी भी दिया हुआ है। तो इसके लिए फार्मूला पूछ रहे हैं, तो ये कंडक्टिविटी का फार्मूला था और दिस इज द फार्मूला फॉर करंट, एन ई म्यू, ए जो है एरिया है, ई इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे बी बाई आई कर दिया, और थिकनेस टी बी बाई टी, तो टी इज द थिकनेस
इसे कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला में. So formula is there. You can try to solve this problem. These problems are मैं तुम लोग से इसको शेयर कर रहा हूँ कि तुम लोग और प्रैक्टिस कर सको. अगर जैसे कि पिछली बार बच्चों ने मुझे बोला था यूनिट 1 में कि और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से कराइए. So that is why we have tried to put a lot more question in this unit. Okay. Then this is another question. Determine the number density of donor atom which has to be added in intrinsic semiconductor to produce an n-type semiconductor. The conductivity given the mobility of electron in the n-type semiconductor is this. Neglect the contribution of hole to the conductivity. So hole का कोई कर देना, neglect कर देना, तो ये conductivity ऐसे करिए इस formula से निकाल दिए. So you can, these problems are also there for practice, so you can attempt the problems, find the conductivity of p-type germanium crystal, etc.